नमस्कार व्यूअर्स। जब से नीट का एग्जाम लीक हुआ है पूरे देश में हाहाकार है और नीट का एग्जाम कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ गया है पूरे एग्जामिनेशन की प्रणाली पर। 20 साल से, इनफैक्ट अगर कहें तो पिछले 20-30 साल से पेपर लीक हो रहे थे। बच्चे आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर उसका कोई सुनवाई नहीं हुई थी। पर जब से जंतर मंतर में जुलाई के महीने में बच्चों ने जब प्रोटेस्ट किया तो सरकार हिल गई, और सरकार हिल गई तो धर्मेंद्र प्रधान जी को अपना इस्तीफा देना पड़ा। वहां से स्टार्ट होती है सारी कहानी। इस पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और कई बार ऐसा हुआ जिसके कारण बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और भी हुई, जैसे नेल्सन यूनिवर्सिटी, जिसमें स्टूडेंट्स ने जो प्रेजेंट सीजीआई साहब हैं उनको बुलाने से मना कर दिया अपने कन्वोकेशन प्रोग्राम में, दीक्षांत समारोह में। उसी के लिए जो बार काउंसिल के चेयरमैन हैं और प्रेजेंट में राज्यसभा के मेंबर भी हैं, मनन मिश्रा जी, एडवोकेट मनन मिश्रा जी, उन्होंने भी नेल्सन के बच्चों को एडवोकेसी का रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया था एक बार तो, और 40 मिनट में अपने ऑर्डर्स वापस लिए, क्योंकि सीजीआई साहब ने उनको कहा कि भाई आपको किसने कहा कि आप इनकी वो मना कर देंगे। अल्टीमेटली उनको अपने ऑर्डर्स को वापस लेना पड़ा और बड़ी उनकी एक तरह से उनके लिए बहुत बेकार ये रहा, और उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया और शायद अपोलॉजी भी मांगी है, माफीनामा भी मांगा है कि भाई ये मेरे से मिस्टेकनली हो गया, जल्दीबाजी में हो गया। तो एक बड़े कंट्रोवर्सी से बच गए सीजीआई साहब। हालांकि पहले उन्होंने कॉकरोच का एक कमेंट दे दिया था, उससे सारा बखेड़ा खड़ा हो गया था। अब एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है, फिर एक एनटीए की एक नई समस्या सामने आई है, वो है नीट के एग्जाम के बाद नेट का एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके कई काम हैं, जैसे कि रिसर्च वर्क के लिए जेआरएफ वगैरह ये कंडक्ट कराती है, तो उसमें स्कॉलरशिप मिलती है जो बच्चे रिसर्च करते हैं। उसमें टॉपर्स को सेलेक्ट किया जाता है जेआरएफ के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसको कहते हैं, और उसमें कुछ स्टाइपेंड दिया जाता है जो टॉपर्स होते हैं। दूसरा, इसमें जो टॉपर्स होते हैं या जो नेट्स क्वालिफाई करते हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन, जैसे टीचर्स के लिए बीएड जरूरी है, ऐसे ही लेक्चरर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। तो इसके करीब 87 सब्जेक्ट के बारे में 87 सब्जेक्ट की नेट टेस्ट कंडक्ट कराता है। इस बार भी कराया उसने। 84 में कोई दिक्कत नहीं मिली। तीन जो पेपर्स थे, सोशियोलॉजी, कॉमर्स और इंग्लिश, इसमें कंट्रोवर्सी पाई गई। इसके आंसर्स की में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम थी, और अल्टीमेटली इनके तीनों के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, यानी कि जो एग्जाम दिया उसको खारिज कर दिया गया। 84 का तो प्रोग्राम सही चलेगा, पर 3 को अभी खारिज कर दिया और नए सितंबर में शेड्यूल में निकाल दिए, जिसमें वापस से एग्जाम होगा। यह आज की खास खबर थी, यानी कि नेट का पेपर भी कैंसिल हो गया। आप जानते ही हैं, सीबीआई ने जब चार्जशीट फाइल करी थी तो संज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने नीट के बारे में। अब आने वाले समय में फिर से क्या इसकी सीबीआई इंक्वायरी होगी, क्योंकि एनटीए ने मान लिया कि हमसे मिस्टेक हुई है और वो पेपर वापस कंडक्ट करा रहे हैं। तो ये इसका नेक्स्ट पहलू है। इससे अगर हम आगे चले तो इस केस में अजय गुप्ता करके जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने संज्ञान लिया था और 13 लोगों के अगेंस्ट एक्शन लिया था जिन्होंने नीट का पेपर आउट करवाया था। अब पेपर में जो मिस्टेक्स रही हैं, क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ी दिखी, आंसर की में गड़बड़ थी, कई चीजों में एरर्स रहे हैं। तो इसके पीछे कारण कौन हो सकता है? एनटीए हो सकता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो सकती है, उसके एम्प्लॉइज हो सकते हैं, या एग्जाम जो करवा रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, उनकी मिस्टेक हो सकती है, या जिन लोगों ने पेपर सेट किया है उनकी गलती हो सकती है। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, पर कहीं ना कहीं एनटीए क्लियर कर देता है कि उसकी मिस्टेक सबसे ज्यादा है, उसकी पूरी एफिशिएंसी पे क्वेश्चन मार्क है। क्या एनटीए को एग्जिस्ट करना चाहिए? क्या इस तरह के पेपर्स उनको देने चाहिए कि वो लायक भी है इसको कंडक्ट कराने में या नहीं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है एनटीए की इमेज पर, उसकी साख पर। आप इतना बड़ा पेपर कंडक्ट कराने जा रहे हैं, आपने कई तरह के पेपर्स कंडक्ट कराते हैं,
आप नीट जैसा पेपर कंडक्ट कराते हैं, आप नेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनाता है या रिसर्च फेलो बनाता है उसका पेपर कंडक्ट करा रहे हैं, और आपको बेसिक रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं कर पाते, आपको उनके प्रश्न ही गलत दे देते हैं, आप उनके आंसर कीज गलत दे देते हैं, फिर आप बाद में पेपर को कैंसिल कर देते हैं। पेपर कैंसिल करने के बाद आप फिर से एक नया शेड्यूल निकालते हैं एग्जाम्स का, फिर उसके बाद आप फिर से पेपर कंडक्ट कराते हैं। तो इससे क्या समय खराब नहीं होता? क्या बच्चों का समय ऐसे ही है? क्या उनकी एनर्जी ऐसे ही है? मतलब जब चाहो जैसे चाहो वैसे करा लो। कहां पर ये जाके चीजें रुकेंगी? ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या ये कहीं पर रुक पाएगा, ये वर्किंग फेल्योर एनटीए का? या एनटीए की कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव आएगा, या लगातार ऐसे ही चलता जाएगा? एक एजुकेशन एक्ट भी पास हो गया, हालांकि 1800 एक्ट ऑलरेडी है, जिसमें एक एजुकेशन एक्ट भी है। एक्ट होने के बाद भी बहुत सारे केसेस होते रहते हैं। तो क्या ऐसे ही ये डर्रा ऐसे ही चलेगा? अब इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स को ही झेलना है। हालांकि एनटीए ने ये बोल दिया कि वो पेपर के वापस से पैसे नहीं लेगा, फीस नहीं लेगा, किसी तरह की कोई फीस नहीं होगी वापस एग्जाम्स लेने की। पर आप सोचिए, एक बच्चा इस सिटी से जाता है, दूसरी जगह पर ठहरता है, एग्जाम देता है, 2-4-5 हज़ार रुपए तो नॉर्मल बात है एग्जाम देने में। वापस आता है, पता लगता है कि पेपर कैंसिल हो गया, वापस से देने जाएगा सितंबर में। तो क्या इससे उसके दिमाग पर असर नहीं पड़ता? क्या उसके एफर्ट्स में असर नहीं पड़ेगा? क्या उसकी मनोवैज्ञानिक तौर पे उसका नुकसान नहीं होता? और तो और उसकी एनर्जी भी वेस्ट गई। नुकसान अल्टीमेटली किसका है? नुकसान सिर्फ विद्यार्थियों का है जो एग्जाम दे रहे हैं, जो एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैठ रहे हैं उसमें। और इसको सरकार को कहीं ना कहीं सोचना ही पड़ेगा अगर उसको चलना है तो। नहीं चलना है तो इस तरह के केसेस आते जा रहे हैं। मैं हर एक आंदोलन पे आपको वीडियो बना रहा हूं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरा नाम एडवोकेट मयंक नरूका है और मैं इस तरह के केसेस, जो भी वाक्य होते हैं, वो मैं आपको लाते रहता हूं। मैंने आपके जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था वो भी लाया था। फिर जब लास्ट में 26 तारीख को सुलह हुई थी, वो भी, उसका भी वीडियो बनाया था। उसके बाद नेल्सर पे भी बनाया था। उसके बाद झारखंड के प्रोटेस्ट पे भी बनाया था। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कुछ सेकंड्स लगेंगे, पर इससे आपको ही, ये आपका ही चैनल है और आपका ही मुद्दों को उठाता है। तो एक नया, फिर से एक बच्चों के ऊपर खर्चे का बोझ डालेगा। एनटीए ने तो हाथ झाड़ लिए वापस से पोस्टपोन करके। तो ये समस्याएं चलती ही रहेंगी। राहुल गांधी लगातार इस चीज के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं, बोले जा रहे हैं, बार बार बोले जा रहे हैं। अभी भी उन्होंने बोला कि भाई बच्चों का समय चुरा लिया, बच्चों के साल चुरा लिए, और वो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ पूरी जोर शोर से बोल रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस के टाइम में पेपर्स आउट नहीं हुए। राजस्थान में बहुत सारे पेपर्स आउट हुए जब गहलोत जी की सरकार थी। इवन उनके कई मंत्रियों पर यह भी चार्ज आया था कि उन्होंने 7 से 8 खुद के रिलेटिव्स को आरएएस की मेन में सिलेक्शन दिलवा दिया था। तो दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है, कोई भी सरकार नहीं है। आगे भी ये परिस्थितियां रहेंगी। 9 सितंबर और 10 सितंबर तारीख मुकर्रर हो गई है एग्जाम की। कई विद्यार्थियों के जो ग्रुप्स हैं, जैसे एनएसयूआई और एसएफआई, वो भी कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो भी एजुकेशन मिनिस्टर बने उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। अब जवाबदेही होगी कहां से? एजुकेशन मिनिस्टर कोई भारत में बनना ही नहीं चाहता जब से नीट का केस हुआ है। और जो अभी प्रेजेंट में जो एजुकेशन मिनिस्टर बनने वाले, उनके पास ऑलरेडी 2-3 चार्जेस हैं। अगर उन्होंने इसमें से अगर रेजिग्नेशन भी दे दिया एजुकेशन से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑलरेडी 2-3 मिनिस्ट्रीज उनके पास हैं। हो सकता है उनको फोर्सफुली बनाया हो, क्योंकि उनको भी विश्वास ना हो किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर होने के नाते वो ये चार्ज ले रहे हो। ये भी हो सकता है। मेरा ये मानना है कि इंडिपेंडेंट सिंगल पर्सन जो पूरा देख सके, उसको ये चार्ज देना चाहिए था, ना कि उस मिनिस्टर को जिसके पास ऑलरेडी 2-3 चार्जेस हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि ये मधुमक्खी का छत्ता छेड़ दिया गया है और मधुमक्खियां फैल चुकी हैं। अब या तो ये सुधरेगा या इस तरह से ही माहौल रहेगा। पिछले 30 साल से जो चीज सुधरी नहीं, वो एकदम से कैसे सुधर सकती है? हम लोकतांत्रिक देश हैं,
यहाँ इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, उनका इंटरफेरेंस है। बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार भी है। तो ऐसी स्थिति में पेपरों की साख कहां तक बचेगी? क्या वो इंडिपेंडेंटली हो पाएंगे? क्या वो ऑनेस्टली हो पाएंगे? क्या ईमानदारी से हो पाएंगे? क्या उसमें सही कैंडिडेट का चयन होगा? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बड़ी बड़ी संस्थाएं इसमें फेल हो रही हैं। मुझे तो डर यह है कि आने वाले समय में यूपीएससी का पेपर फेल ना हो जाए, पेपर कहीं उसका आउट ना हो जाए, जो आज तक हुआ नहीं है। क्योंकि यहाँ के जो कोचिंग माफिया है, या जो कह सकते हैं पेपर लीक माफिया है, वो कुछ भी करा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। और मैंने ये देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब इलेक्शन होता है तब ये पेपर ज्यादा लीक होते हैं। उसका कारण क्या है? क्या है इसके फंड्स, इसके जो पेपर लीक के जो फंड्स हैं वो कहीं यूज होते हैं या क्या है? ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का एक मुद्दा बन सकता है। मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके लिए एक प्रश्न चिन्ह छोड़ता हूं कि ये कैसे ये व्यवस्था सुधरेगी? क्या हम चाइना की तरह एक पेपर कनेक्ट करा के बिल्कुल ईमानदारी से नहीं कर सकते? चाइना में एक दिन पेपर होता है और क्या मजा ले कि कभी आउट हुआ हो, उस दिन सब इंटरनेट वगैरह बंद, सिटी बंद, और उस दिन छुट्टी डिक्लेयर कर दी जाती है और आराम से पेपर होता है और कभी आज तक आउट नहीं होता, और टैलेंटेड बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं। तो ऐसा भारत में ये प्रक्रिया क्यों नहीं हो सकती? ऐसे ही यूरोप में भी है। ये स्थिति भारत में क्यों बढ़ती जा रही है? और इससे हमारी जो एजुकेशन प्रणाली की जो छवि है वो धूमिल होती जा रही है, अफेक्टेड होती जा रही है, और विश्व भर में इस पे क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं। अब कोई बच्चा अपनी डिग्री लेके जाएगा तो कैसे उस पर विश्वास किया जाएगा? उस पर यही माना जाएगा कि उसने कहीं ना कहीं पेपर लीक करवा के अपना डिग्री ली है। तो इसी के साथ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मेरे वीडियो को। कोई कमेंट देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।